गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कल हमने यूनिट नंबर 5 यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को शुरू किया था। तो उसमें आपको शुरू में रियल और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताया था और इसके बाद आपने थोड़ा सा बेसिक फार्मूला लाइन इंटीग्रेशन का आपने पढ़ा था। लाइन इंटीग्रेशन का काफ़ी इसमें यूज़ होगा, इसलिए वो भी आपको थोड़ा सा बताया गया था। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। कल तो आपने हल्का बेसिक पढ़ा था, कोशी इंटीग्रल थ्योरम। ध्यान रहे ये थ्योरम एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आती रहती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता रहता है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझेंगे और इस स्टेटमेंट के बाद क्या करेंगे, हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दोनों ही चीज़ें काफ़ी आसान है, थ्योरम भी और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। एवरी ईयर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही है या फिर ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है। तो देखते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या कहा गया। थ्योरम का स्टेटमेंट जैसे कि आपके सामने है, क्या कहा गया है इसमें, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड कोई हमारे पास फंक्शन है और वो क्या है, एनालिटिक है। तो जहां भी एनालिटिक फंक्शन का नाम का शब्द आता है तो आप ये समझ जाते हैं कि फंक्शन क्या करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी। मतलब किसी क्लोज कर्व सी में, कोई आपने क्लोज कर्व लिया, मे बी ये कुछ भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, इसलिए मैंने एक रैंडम कोई एक शेप बना दी है। तो आपने क्या कहा, ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज कर्व सी के अंदर और उसके ऊपर, विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व, मतलब इसके अंदर भी और इसकी बाउंड्रीज पर भी, इसके ऊपर भी। तो आपने ये कहा गया, तो ये जो इंटीग्रेशन आपके पास होगा जिसको आप एफ जेड डी जेड बोल रहे हैं, तो ये जो लाइन इंटीग्रेशन है, सिंगल इंटीग्रेशन है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व के अंदर या उसकी बाउंड्री पर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, तो फंक्शन का जो आप इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश डी जेड अगर आप करेंगे उस कर्व के अलोंग, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बात आपको प्रूफ करनी है कि ये कैसे होगा। तो आपने क्या करा, लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय क्लोज कर्व सी। एक कोई रीजन आपने ले लिया, ये जैसे ऊपर दिया हुआ है, ये रीजन आपने ले लिया कि ये आर कोई रीजन है, रीजन का कोई और का मतलब नहीं, कोई क्षेत्रफल है, बाउंडेड बाय क्लोज कर्व सी, क्लोज कर्व सी के द्वारा ये घिरा हुआ है। तो क्लोज कर्व आपको कल भी बताया गया था, जैसे सिंगल कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होता है। क्लोज कर्व का मतलब बंद अपने आप में कर्व है, ओपन कर्व यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, एफ जेड को जब आपने लिया तो एफ जेड कितना होता है, यू प्लस आई बी। यू प्लस आई भी होता है, यू और बी किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के, तो वो आपने लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि आपने इंटीग्रेशन लिया दोनों साइड, अपनी कर्व के लोंग कर लें, इसलिए आपने क्लोज कर्व के लोंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपने ये वाला साइन यूज किया है। इस टाइप के इंटीग्रेशन वाले इंटीग्रेशन पे सर्कुलेशन आप लगा देते हैं इस टाइप का, क्योंकि कर्व क्लोज है, सी नाम का कर्व है, तो इसलिए यहाँ पर सी लिख लिया है। तो जब आपने इसको लिखा तो यू प्लस आई बी, और ये कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई, क्योंकि एफ जेड की वैल्यू कितनी है, यू प्लस आई बी, और डी जेड कितना होता है, डी एक्स प्लस आई डी वाई। क्योंकि एक्स इक्वल टू यू इक्वस जेड इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये डी जेड कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई। दोनों की आपने प्रोडक्ट की, यू वाले की डी एक्स में करेंगे, यू वाले की आई डी वाई में करेंगे, आई बी वाले की डी एक्स में करेंगे, आई बी की आई डी वाई में, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो ये टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसमें बात करते हैं। अब आपसे क्या कहा गया, एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है। एफ डैश जेड को क्या कहा गया है, इस क्लोज कर्व सी में कॉन्टिन्यूअस कहा गया है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि आपने पहले भी काफी क्वेश्चन किए हैं एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, कि फंक्शन अगर एनालिटिक होता है तो वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने जरूरी है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब यू का एक्स में भी, यू का वाई में भी, और v का x में और v का y में भी। तो आपने ये बात कही कि अगर कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, तो आप ग्रीन थ्योरम को इसमें यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर आपको ग्रीन थ्योरम पर आई गई थी, एफ डैश डी जेड किसके बराबर होता है, अगर u और v तो आपके पास दो फंक्शन है, माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई, और चूंकि इमेजनरी पार्ट भी है तो आई डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल बी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये लास्ट ईयर आपके पास भी स्टेटमेंट था, इस बार कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ग्रीन्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, अगर यू प्लस आई भी कोई फंक्शन है तो ये आपको याद रखना है, माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल बी ओवर डेल वाई। लास्ट ईयर आपको ध्यान भी आ रहा होगा कि जब आपको वेक्टर इंटीग्रेशन कराया गया था तो वहाँ पर भी आपने ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ किया था काफ़ी क्वेश्चन में, आप वहाँ से ही पढ़कर देख सकते हैं,
ठीक है। अब ये जो आपके पास है, आपने नीचे क्या कहा, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर। एफ जेड क्या है, एनालिटिक भी है, ऊपर आपने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूअस है, जैसा थ्योरम की स्टेटमेंट भी दिया, कॉन्टिन्यूअस था तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है अगर यू और बी के लिए, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल बी ओवर डेल। आपने ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर लगा दिए हैं, तो ऊपर आपने क्या करा, ये जो आपके पास डेल वी ओवर डेल एक्स दे रखा है, यहाँ डेल यू ओवर डेल वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल वाई की जगह आप यहाँ पर माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स रख सकते हैं। और दूसरे वाले फंक्शन में आपने क्या कहा, डेल यू ओवर डेल वाई एज इट इज रखा हुआ है, डेल वी ओवर डेल वाई एज इट इज रखा हुआ है, इसकी जगह डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह आपने डेल बी ओवर डेल वाई यहाँ से रख लिया। जब ये दोनों आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लगाए तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या मिल गया, जीरो आपको मिल गया। यही आपको प्रूफ करना था। तो एक बार फिर से मैं इसके थ्योरम को, चूंकि अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना है तो इसकी यूटिलिटी बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन आपको किसी क्लोज कर्व में एनालिटिक दे रखा है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन यानी लाइन इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन एनालिटिक होना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान है, थ्योरम का प्रूफ आपने अभी भी किया है ये। तो इससे पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले इसका एक एक्सटेंशन भी होता है छोटा सा, कि अगर आपको मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए दे रखी हो, जैसे कल आपने दो टाइप के रीजन पढ़े, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो अगर ये तो सिंपल कनेक्टेड रीजन के लिए थी, क्योंकि वहां पर कर्व क्या था, खुद को क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कर्व दे रखे हैं, मतलब एक कर्व तो एक ही है लेकिन वो मल्टीपली कनेक्टेड है, काफी जगह खुद को क्रॉस कर रहा है, C1 C2 C3 हमने बोल दिए तीन कर्व, सी एनालिटिक फंक्शन आपने बोल दिया किसी क्लोज कर्व सी में, तो ये कितना हो जाएगा, C1 एफ जेड डी जेड इक्व टू C2 एफ जेड डी जेड। मतलब दोनों अलग अलग रीजन के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब F1 जो आपने किसी कर्व को, अगर आपने क्रॉस कर्व ले रखा है, मतलब मल्टीपली कनेक्टेड कर्व आपने ले रखा है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जब बताएंगे इसका यूज। तो अगर आपके पास दो कर्व C1 C2 आपने उनको बोल दिया है, तो दोनों के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो आपने क्या कहा, अब ये जो आपके पास टोटल इंटीग्रेशन जो आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, सी एफ जेड डी जेड, जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी वो C1 एफ जेड डी जेड, C2 एफ जेड, मतलब सारे अलग अलग कर्व के अलोंग जो आपने इंटीग्रेशन निकालेंगे उन सबके सम से आपको प्राप्त होगी। मतलब अगर आपके पास मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है जो कि खुद को एक जगह बहुत जगह क्रॉस कर रहा है, मतलब कई रीजन में वो बटा हुआ है, तो उन सब के अलग अलग रीजन का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे और उन सब इंटीग्रेशन का जो सम होगा सारे इंटीग्रेशन का, वो किसके बराबर होगा, उस फंक्शन के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो अभी तो आपको ज़्यादा इस पर काम नहीं करना है मल्टीपली वाले पर, अभी तो आप सिंपली कनेक्टेड वाले की बात करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे, जब मल्टीपली वाला आएगा तो उसका भी यूज़ आपको बता देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये आपसे कहा गया, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, क्लोज इंटीग्रेशन है, सी है, मतलब क्लोज कर्व के अलोंग हो रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई डी जेड वेयर सी इज द कंटूर जेड इक्वल्स टू 1। तो कंटूर कहने से और कोई मतलब नहीं होता, कभी कभी क्लोज कर्व के लिए एक नया नाम कंटूर भी दे दिया जाता है। कंटूर मतलब एक आर्क के रूप में बना हुआ, आर्क से बना हुआ कर्व होता है। मोड जेड इक्वल टू 1 आपको दे रखा है। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, एफ जेड आपने देखा, एफ जेड क्या दे रखा है, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, तो एफ जेड कितना हो गया, जेड स्क्वायर। अब जब आप देख रहे हैं जेड स्क्वायर, मतलब ये कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और आपको जब एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई थी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी जगह पर क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको एनालिटिक किसी रीजन में बताने की जरूरत ही नहीं है, कि कोई भी अगर पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब जैसे जेड या जेड की पावर में दिया हुआ कोई अगर फंक्शन है, क्योंकि अगर जेड को आपने वेरिएबल कॉम्प्लेक्स ले रखा है, तो जेड या जेड की पावर में दिए गए सही फंक्शन क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो फंक्शन होंगे। तो अगर वो पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सभी जगह एनालिटिक होता है। तो आपने क्या लिखा, एनालिटिक एवरीवेयर। तो जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर। जब सब जगह एनालिटिक है तो जेड इक्वल टू 1 रीजन में भी एनालिटिक होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है जिसको आप एवेल्युएट करना चाहते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस कंटूर सी के अलोंग क्या हो जाएगी, जीरो। ये आपने जीरो क्यों ले ली, थ्योरम से। थ्योरम क्यों लगाई, कि आपका दिया हुआ फंक्शन जो आपको कर्व दे रखा है उस कर्व के अंदर या उसकी बाउंड्री पर क्या है, एनालिटिक है। और जब कोई फंक्शन ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कॉची थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो उस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू को आप क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। वो आपने थ्योरम से प्रूव किया। आइए और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन सी, आपको यहाँ भी दे रखा है, सर्कुलेशन साइन लगा रखा है, मतलब क्लोज कर्व की बात हो रही है। वेयर सी इज द स्क्वायर with vertices at 1 plus i 2 plus i 2 plus i 1 plus 2i। तो कोई एक आपको स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर और इस इंटीग्रेशन का इवोल्यूशन आपको करना है। आपने ये ले लिया एफ जेड, फंक्शन तो अंदर वाला है जो एफ जेड, आपके पास इंटीग्रेशन साइन लेना है, इंटीग्रेशन साइन जो अंदर है के अंदर जो फंक्शन है वो आपको लेना है।
अब आपने क्या निकाला, एक नया वर्ड आया सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज का मतलब यहाँ पर अभी आगे डिटेल में भी डिस्कस होगा, उससे पहले थोड़ा बता दूं। सिंगुलैरिटीज का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, इनफाइनाइट बन जाती है। जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, या जिन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिसिटी को छोड़ देता है। मतलब समझ रहे हैं, यह है कि जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आने लगे, इनफाइनाइट आने लगे, मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या हो बन जाने लगे, जीरो बन जाने लगे, वो क्या कहलाती है, सिंगुलैरिटी कहलाती है। आगे और भी डिस्कस होगा इसका डिटेल डिस्कशन रेजिड्यू के समय पर। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जिन पॉइंट पर फंक्शन क्या बनता है, इनफाइनाइट, या उसका डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है, उनको आप क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो आपने देखा, जब नीचे आप देख रहे हैं तो दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, ये एक और एक ये। इसको अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, या उसका डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, तो ये जो पॉइंट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिंगुलैरिटी। तो जब आपने देखा z इक्वल टू कितना आ रहा है, -2, लेकिन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो यानी ये 3 ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है। जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो रखा, तो +-2 आयोटा, तो ये क्या आ रहा है, चूंकि एक ही बार आ रहा है तो ये मतलब वैल्यू दो आ रही है, लेकिन फंक्शन का क्या है आपके पास, ये दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या है, सिंपल पोल। मतलब अगर आपको जिस फंक्शन को आप जीरो के बराबर रख रहे हैं उसकी पावर दे रखी है, होल पावर, तो वो क्या कहलाएगा, उतने ही ऑर्डर की सिंगुलैरिटी। ठीक है। और अगर आपको सिंपल एक पावर दे रखी है तो उसको आप क्या बोलते हैं, सिंपल पोल कहते हैं। जहां पर जैसे आपने ऑर्डर 3 लिख रखा है तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि -2 जो वैल्यू आएगी वो 3 बार आएगी, -2 -2 -2, सेम वैल्यू जो आएगी अगर जितनी बार रिपीट होगी उतनी ही ऑर्डर का पोल कहा जाएगा। यहाँ पर जब जेड स्क्वायर प्लस 4 रखा है, एक +2i वैल्यू आई, एक -2 आई, दोनों अलग अलग वैल्यू है, एक ही बार आ रही है, तो इसलिए इनको सिंपल पोल कहा गया। अब आप क्या करेंगे, अपना रीजन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको रीजन दे रखा है। अब रीजन क्या दे रखा है आपके पास, वो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट दे रखा है 1+i, तो आप जानते हैं कि रियल एक्सिस पर आप कौन सा लेते हैं, रियल पार्ट, और इमेजनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर कौन सा लेते हैं आप, इमेजनरी पार्ट। वाई एक्सिस पर इमेजनरी और एक्स एक्सिस पर रियल। तो जब 1+i की बात करूंगा तो मतलब आप रियल एक्स पर 1 चले और इमेजनरी एक्सिस पर भी कितना चले, 1 चले। जब 2+i की बात करूंगा तो आप रियल पर 2 चले, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ सपोज 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, और इमेजनरी पर कितना चले हैं, अभी भी 1 ही चले हैं, क्योंकि आयोटा के साथ बंदे रखा है। जब 2+2i की बात करूंगा मतलब रियल पर भी 2 और इमेजनरी पर भी 2। जब 1+2i की बात करूंगा तो रियल पर तो 1 लेकिन इमेजनरी पर 2 चले। तो इस टाइप का आपको ये क्या दे रखा है, कोई स्क्वायर, आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आपको दे रखा है। तो आपने जब ये रीजन बना लिया है तो एक बात देखिए जरा, जो आपकी सिंगुलैरिटी है, कौन कौन सी सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी आपके पास है जेड इक्वस टू, एक तो -2, और कौन सी दे रखी है, +-2 आयोटा। कितनी बार आ रही है इसका फर्क नहीं है, आपको देखनी है कौन कौन सी है। तो -2 को जब आप देख रहे हैं तो क्या -2 इसके अंदर आ जाएगा, ये जो आपके पास सिंगुलैरिटी दे रखी है, -2 की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको सिंगुलैरिटी दे रखी है, तो -2 का मतलब क्या हो गया, वो नीचे की तरफ आएगा आपके पास। तो आपसे क्या कहा गया, ये जो आपके पास सिंगुलैरिटी आपको दे रखी है पोल ऑर्डर 2 की, और 2i जो आपके पास सिंपल पोल दे रखा है, तो आपने क्या कहा, ये जितने भी आपके पास दोनों सिंगुलैरिटी आ रही हैं, सिंस द सिंगुलैरिटी डू नॉट लाई इनसाइड द कंटूर सी, हैंस बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये फंक्शन क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म, ये आपका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ये दोनों सिंगुलैरिटी क्या करेंगी, आउटसाइड द रेंज लाई कर रही हैं। आपने इससे क्या समझे कि जो भी आपकी सिंगुलैरिटी है, या मतलब जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है, दोनों ही वैल्यू क्या है, दिए गए रीजन से बाहर लाई कर रही है। तो दिए हुए रीजन से बाहर है, इसका मतलब आप उनका यूज नहीं करेंगे, और अगर अंदर आती तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ती, और बाहर है तो आपको उन पर काम नहीं करना है। तो मतलब ये जो दो सिंगुलैरिटी आपको दे रखी थी, जेड इक्वल टू -2 और जेड इक्वल टू +-2 आयोटा, आप देख सकते हैं -2, तो -2 भी इसके अंदर कहीं नहीं आ रहा है, तो -2 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, जो कि यहाँ पर रीजन में नहीं दे रखा है। +2 आयोटा की बात करेंगे तो वो भी क्या है, +2 आयोटा भी क्या है, बाउंड्री के बाहर है, +2 आयोटा बाउंड्री के बाहर है, -2 आयोटा भी बाउंड्री के बाहर है। क्यों, क्योंकि 2+2 आयोटा का मतलब 2 आयोटा के अंदर रियल पार्ट 2 जुड़ा हुआ है, 1+2 आयोटा का मतलब इसके अंदर 1 जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 आयोटा बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दे रखा हो, या -2 आयोटा आपको दे रखा हो। 2 आयोटा का मतलब क्या था कि यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू दे रखी हो, -2 आयोटा का मतलब -2 आयोटा क्या आ जाए, नीचे आ जाए। तो दोनों ही वैल्यू क्या है, आपके दिए हुए रीजन के बाहर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगुलैरिटी क्या कर रही है, दिए हुए रीजन में आ ही नहीं रही है, मतलब सिंगुलैरिटी का इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है आपका एनालिटिक, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार फिर से, सबसे पहला काम इस टाइप के फंक्शन में क्या है, आपने क्या करा, सिंगुलैरिटी डिफाइन करी। सिंगुलैरिटी मतलब वो पॉइंट जिन पर फंक्शन क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। ये काम वहीं पर करना है जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में फंक्शन दे रखा हो। दोनों सिंगुलैरिटी आपने निकाली, -2i वो 3 बार आई है, इसलिए 3 ऑर्डर का पोल कहा गया, +2i -2i एक बार आई है, सिंपल पोल कहा गया।
आपने जब इस रीजन को बनाया तो कैसे बनाएंगे वो मैंने बता दिया है कि 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अब आपको देखना है कि आपकी सिंगुलरिटी इस रीजन के अंदर है या बाहर है। तो जब आप देखते हैं पहले सिंगुलरिटी -2 कितनी बार भी आ रही है इसका फर्क नहीं, तो -2 इसके बाहर है। क्यों? -2 कहाँ आएगा आपके पास? यहाँ आएगा। -2 इस रीजन के अंदर नहीं आ रहा है, एक्स एक्सिस पर -2। जब आप बात करेंगे +2 आयोटा या -2 आयोटा की, तो इमेजिनरी पार्ट पर आप नीचे की ओर जाएंगे, तो -2 आयोटा नीचे की तरफ आएगा और +2 आयोटा ऊपर की तरफ, केवल एक्सिस पर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, जहाँ पर 1 आपने रखा, तो यहाँ रियल पार्ट भी है इसलिए इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, 2 रियल पार्ट है इसलिए दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। 2 आयोटा का मतलब बिल्कुल यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, और -2 आयोटा का मतलब एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, -2 आयोटा यहाँ नीचे आ जाएगा। तो दोनों ही जितनी भी सिंगुलरिटी हैं वो सब आपके प्रेस्क्राइब रीजन, ये जो रीजन दिया हुआ है उससे क्या है, बाहर है। इसलिए मतलब इन सिंगुलरिटी मतलब लाई नहीं करती है क्लोज कंटूर सी में, इसलिए इन सिंगुलरिटी का इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए आपका फंक्शन क्या हो गया, ये एनालिटिक हो गया। एनालिटिक है तो जो सिंगुलरिटी थी, सिंगुलरिटी का मतलब मैंने क्या बताया, जिन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता या एनालिटिसिटी को छोड़ देता है, तो उन पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, या सिंपल भाषा में जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाती है। तो जिन पॉइंट पर बन रही है वो पॉइंट ही रीजन में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको फंक्शन क्या है बाकी बचा हुआ, एनालिटिक है। एनालिटिक है तो उसकी इंटीग्रेशन से डायरेक्टली कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला से उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 आप रख देंगे। ठीक है, तो ये काम आपको इन पर करना है। कल इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, तब तक आप इनके पढ़िए अच्छे से और इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखिए। थैंक यू।